हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। इस वीडियो में हम जानेंगे एयरप्लेन के पैडल ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में और ये वीडियो क्यों बनाई जा रही है, इसके पीछे भी बड़ी विचित्र कहानी है। बहुत दिन पहले मैंने एक शॉर्ट डाला था कि एयरप्लेन में कार की तरह रडर ब्रेकिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, यानी पैडल ब्रेकिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। भाई साहब, विरोध की कीर्तन मंडली ने कमेंट सेक्शन में ऐसे बर्तन भांडे फोड़े, मतलब ऐसा कीर्तन मचाया कि सर आपने ये क्या बोल दिया, एयरप्लेन में तो पैडल ब्रेकिंग सिस्टम होता ही नहीं है। अब भाई साहब, उन लोगों का कॉन्फिडेंस देखकर मैं भी डाउट में आ गया। मेरे को भी लगा कहीं मैंने गलत तो नहीं पढ़ लिया, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो होता नहीं और मैंने बता दिया। फिर मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले गुगली बाबा से पूछ ले कि आखिर बाबा का इस बारे में क्या है कहना। और इसके बाद मैंने गुगली बाबा से पूछा तो उन्होंने मुझे ये लंबा चौड़ा भाषण पकड़ा दिया। अब इसका जो सार निकलता है, मतलब समरी निकलती है, वो ये, हाँ, प्लेन में पैडल ब्रेकिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बाबा के पिटारे से निकला हुआ ज्ञान भी यही कहता है। इसके बाद मैंने अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डाटा में से वो वीडियो निकाली जिसमें एयरप्लेन का पैडल ब्रेकिंग सिस्टम अच्छे से समझाया हुआ है, और अब मैं आपको वही समझाने जा रहा हूं। तो चलो गुरु, होते हैं शुरू। हाँ, लेकिन एक बात और, देखो ये वीडियो थोड़ी लंबी है, इसलिए मैं इसे दो भाग में बनाऊंगा। पहले भाग में मैं आपको यह बताऊंगा कि एक एयरप्लेन को रोकने के लिए कौन सा विज्ञान काम कर रहा है, और दूसरे भाग में मैं आपको यह बताऊंगा कि उस विज्ञान के आधार पर एयरप्लेन को रोकने के लिए जो इंजीनियरिंग हमने इस्तेमाल की है वो आखिर है क्या, कैसे काम करती है, और उसके हर एक कंपोनेंट को बड़ी बारीकी से समझाऊंगा। तो जी अब आता है सवाल कि इस उड़न खटोले को उड़ाने के लिए हमें क्या चाहिए। तो देखिए भैया, किसी भी चीज को उड़ाने के लिए, या मैं यूं कहूं कुछ भी कराने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, तो इसके लिए भी हमें ऊर्जा चाहिए। लेकिन अब पैदा हो गई एक समस्या कि भैया इसे ऊर्जा दें कैसे, क्योंकि ये बात तो हम जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को खत्म किया जा सकता है, बल्कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं, और उसमें भी लॉसेस होते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि लॉसेस नहीं हो रहे हैं, नहीं तो ये भी समझ में नहीं आने वाला। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एनर्जी को ना तो खत्म कर सकते हैं ना पैदा कर सकते हैं, बस परिवर्तित कर सकते हैं। तो अब आता है सवाल कि इसमें कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो देखिए भैया, ये जो हवाई जहाज है इसके अंदर है एक इंजन जो पीता है दबादब तेल। अब वो तेल पिएगा और तेल को बर्न करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और ये हीट एनर्जी यानी कि थर्मल एनर्जी इंजन की मदद से, यानी कि उसमें लगे हुए कंपोनेंट की मदद से एक थ्रस्ट पैदा करेंगी, या मैं यूं कहूं काइनेटिक एनर्जी पैदा करेंगी, और उसी काइनेटिक एनर्जी की मदद से ये एयरप्लेन आगे की तरफ चल पड़ेगा। यानी कि मोटा मोटा मतलब ये निकला कि थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब जरा आप ये सोचिए कि अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो इसे रोकने के लिए हमें कौन सी एनर्जी चाहिए, यानी अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी को अगर हम किसी तरह से हीट एनर्जी में परिवर्तित कर दें तो ये रुक जाएगा। यही एक रास्ता है और कोई तरीका नहीं। और ये जो इसके यहाँ पर ब्रेक लगे हैं, मतलब यहाँ पे कहीं पे लगे होंगे, तो जो ये ब्रेक लगे हैं, ये ब्रेक इस एयरप्लेन की काइनेटिक एनर्जी को थर्मल एनर्जी में बदलते हैं, और जो हीट एनर्जी यहां से प्रोड्यूस होगी वो एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में चली जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल दें तो ये प्लेन रुक जाएगा। अब एक चीज याद रखना कि ब्रेक जो होते हैं वो एक हीट इंजन की तरह काम करते हैं, यानी कि हीट बनाने वाली हर चीज हीट इंजन ही कहलाती है। अब देखो, बहुत ज्यादा एनर्जी खेल लिया, अब सीधा मुद्दे पे चलते हैं। क्या हम इस एयरप्लेन को रोकने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे नाप सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उस एनर्जी को निकाल सकें ताकि हमें यह पता लग सके कि ब्रेक के द्वारा कितना काम किया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, देखिए। ओके, ये फोटो यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, पर ठीक है, अब आ गई तो इसी से शुरू कर लेते हैं। देखो भैया, इस फोटो के पीछे कहानी भी समझ लो। एनर्जी की फिरंगियों ने इतनी सारी यूनिट बना दी है, मतलब बंदा कहां तक याद करे। और बच्चों के लिए तो ये इतना सर पकाऊ है, एक यूनिट को दूसरे में बदलो, दूसरे को तीसरे में बदलो, यही सब करते रहे हम। पढ़ाई लिखाई तो हमें करनी नहीं है। अरे कोई बच्चों के बारे में भी सोच लो यार, बच्चे कहां तक झेलेंगे इसे। देखो, फिरंगियों ने एनर्जी की इतनी सारी यूनिट बना दी कि उन्हें देख के मेरा ही दिमाग घूम गया। मतलब इतनी सारी यूनिट बनाने की जरूरत क्या थी। और इस वीडियो में जो यूनिट इस्तेमाल की गई है, यानी एनर्जी की जो यूनिट इस्तेमाल की गई है, वो है फुट पाउंड। और ये कहानी यही नहीं रुकती, एनर्जी की और भी बहुत सारी यूनिट है। आओ दिखाता हूं, देखो। तो भैया गुगली बाबा से पूछने पर मुझे उन्होंने इतनी सारी यूनिट पकड़ा दी। अब कौन करेगा इनमें कैलकुलेशन? मतलब एक दूसरे को बदलते ही रहे हम, हैं? सारे काम धंधे छोड़ के इन्हीं को बदलते रहे, और कुछ तो काम है ही नहीं हमें। और ये सब ड्रामा देखने के बाद मेरे मन के विचार कुछ इस फोटो में इस तरह से निकल रहे हैं, जो कि मैं यहां नहीं लगाना चाह रहा था, पर
शायद लग गई मुझसे गलती से। अब लग गई तो कोई बात नहीं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर मैं किसी बॉडी को जमीन से ऊपर उठाता हूं, 1 फुट उठाता हूं, 1 फुट, और वो बॉडी 1 पाउंड की है, तो उस बॉडी को उठाने में जो एनर्जी मैंने खर्च करी वो कहलाएगी 1 फुट पाउंड। अब इस वीडियो में क्योंकि फुट पाउंड का इस्तेमाल किया गया है तो वही एनर्जी की यूनिट मैं इस्तेमाल करूंगा, नहीं तो मुझे बार बार बदलनी पड़ेगी और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि दिखाई कुछ और देगा, मैं कुछ और बोलूंगा, फिर आप कहोगे अरे ये चल क्या रहा है, मतलब सर कुछ और पढ़ा रहे हैं, दिखाई कुछ और दे रहा है, हमें समझ में कुछ और आ रहा है, सब अपनी अपनी गंगा बहा रहे हैं। वाह भाई वाह वाह वाह। इसीलिए मैंने सोचा कि इससे पहले कि सब लोग अपनी अपनी गंगा में गोता लगाएं, क्यों ना एक ही गंगा रख लेते हैं, यानी कि एक ही यूनिट रख लेते हैं 1 फुट पाउंड, और यही यूनिट हम इस पूरी वीडियो में इस्तेमाल करेंगे। अब देखो होगा क्या, अगर ये एनर्जी की यूनिट है तो क्या इस एनर्जी की यूनिट का इस्तेमाल करके, या मैं यूं कहूं एनर्जी को इस्तेमाल करके, मैं किसी चीज को मोशन में ला सकता हूं? बिल्कुल। ध्यान से देखिए, ये एक गाड़ी है जिसको मैंने धागे से बांध दिया, यहां पुली लगा दी, यहां पुली लगा दी, यहां पुली लगा दी, और ये वो वजन है जिसको ऊपर ले जाने में 1 फुट पाउंड एनर्जी खर्च की गई थी। तो जब ये वजन नीचे आएगा तो क्या ये एनर्जी इस गाड़ी को ट्रांसफर होगी? बिल्कुल होगी। अगर मैं मान लूं कि पुली के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है जी, तो जैसे ये नीचे आएगा ये गाड़ी चलना शुरू कर देगी। अब यहां पर आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि फ्रिक्शन को हमने पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया है। मतलब जितनी बेइज्जती फ्रिक्शन की फिजिक्स की किताबों में की गई है या हमारे जैसे टीचर्स के द्वारा की गई है, इतनी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी। इसीलिए फ्रिक्शन सारे उल्टे काम करता है। मतलब कुछ काम सीधे भी करता है, जैसे हम खड़े हैं फिसल ना जाएं तो हमारी मदद करता है, लेकिन ज्यादातर उल्टे ही करता है। हर मशीन के पार्ट को घिस देगा, जूते घिस देता है, हर चीज को घिसता ही रहता है। इसीलिए फ्रिक्शन को नेसेसरी इविल कहा जाता है। तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमने फ्रिक्शन को पूरी तरह से अवॉइड कर दिया। अब देखो आगे, अगर फ्रिक्शन ना हो तो मैं ये कह सकता हूं कि ये गाड़ी चलती रहेगी। ठीक है जी, किसी चीज को चलाने के लिए चाहिए फोर्स और उसको रोकने के लिए भी चाहिए फोर्स, और इसको रोकने के लिए चाहिए हमें फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ है नहीं। तो अगर है नहीं तो ये चलती रहेगी। तो इसका मतलब इस गाड़ी के पास एक एनर्जी आ गई। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, और यही तो हमें चाहिए था। अब देखो, अगर ये गाड़ी अपनी काइनेटिक एनर्जी को कहीं पर खर्च कर दे तो क्या ये गाड़ी रुक जाएगी? हाँ जी। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये वजन नीचे रखा हुआ था और हमने गाड़ी से रस्सी बांध दी, तो ये गाड़ी जब आगे आएगी ये वजन ऊपर जाएगा और इस गाड़ी की एनर्जी इस वजन को उठाने में खर्च हो जाएगी, यानी कि ये गाड़ी रुक जाएगी और वजन ऊपर पहुंच जाएगा। यहां से एक बात और पता चलती है कि मोशन में जो एनर्जी किसी चीज के पास है, हमें उतनी ही एनर्जी चाहिए उसको रोकने के लिए, अगर फ्रिक्शन ना हो तो जी अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगर मैं अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हर तरह के फ्रिक्शन को छुट्टी पर भेज दूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एयरप्लेन के पास जितनी मोशन एनर्जी है यानी काइनेटिक एनर्जी है, उतनी ही एनर्जी, और ये पुतनी किसने लिख दिया भाई साहब? ये उतनी है, पुतनी नहीं है। अब इसे मैं, रुको 1 मिनट रुको, मुझे दो ले तेरे को तो मैं अभी मिटा, ये लो जी मिट गया। तो उतनी ही एनर्जी रोकने में भी खर्च होगी, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी उतनी ही खर्च होगी। ठीक है जी। अब देखो, गाड़ी वाला एग्जांपल ही यहां पर लगाया है। एरोप्लेन जो है आगे जा रहा है, हमने धागा बांध दिया या रस्सी बांध दी, जो भी है, और ये वेट ऊपर चला गया, एयरप्लेन रुक गया, वेट ऊपर चला गया, एनर्जी बराबर हो गई, यानी इसने अपनी सारी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दी। बस इतना सा ही खेल है। अगर हमें किसी तरह से ये बात पता लग जाए कि एयरप्लेन के पास उड़ते हुए कितनी एनर्जी है, तो हमें ये बात भी अच्छे से पता लग जाएगी कि जब वो उतरेगा तो उसके ब्रेक पर कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी ताकि वो रुक जाए। ठीक है जी। मान लेते हैं कि एक एयरप्लेन के पास 10 मिलियन फुट पाउंड एनर्जी है, और इस एनर्जी को खर्च करने के लिए अगर मैं ये मान के चलूं कि एयरप्लेन को मुझे 13 सेकंड के अंदर रोकना है, टच डाउन होते ही 13 सेकंड के अंदर, तो इतनी हीट एनर्जी 6 घरों को बड़े आराम से फ्रीजिंग टेम्परेचर से कंफर्टेबल टेम्परेचर यानी कि 20-25 डिग्री पर ले आएगी, बड़े आराम से ले आएगी। तो ये इतना ह्यूज अमाउंट इतने थोड़े से समय में खर्च करना बहुत बड़ी बात है, और इसके पीछे जबरदस्त इंजीनियरिंग काम कर रही है। एवं दुनिया इंजीनियर्स को हल्के में लेती है। इंजीनियर्स हल्के में लेने की चीज थोड़ी है। इंजीनियर्स पे इतने ज्यादा जोक मत बनाओ कि वो बुरा मान जाए। सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इसलिए इज्जत करो, इज्जत आपको भी मिलेगी। तो ये है मोटा माटी फिजिक्स एयरप्लेन को रोकने के पीछे। अब हम बात करेंगे उन डिवाइसेस के बारे में जो इस एयरप्लेन को रोकने में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि असली मैकेनिकल कंपोनेंट के बारे में, उनकी वर्किंग के बारे में, कैसे काम करते हैं, कैसे डिजाइन किए गए। इतना भी मुश्किल नहीं है समझना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।